इंडिया न्यूज़ ट्राई सिटी के ई अधिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। और इस सत्र का नाम है मोस्ट पॉपुलेटेड इलाके के प्रतिनिधि होने के नाते क्या रणनीति रही। तो इसी के साथ ट्राई सिटी में लोग बड़ी संख्या में एनआरआई या प्रवासी रहते हैं, तो चुनौतियां भी उस समय बड़ी हो जाती है। ऐसे में भोजन कैसे मुहैया करवाना है, दवाइयां कैसे मुहैया करवानी है, या फिर कोरोना मरीजों की देखभाल कैसे करनी है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस सत्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णपाल शर्मा जी, सचिव है श्रोमणी अकाली दल के, और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश। आयुष, ओवर टू यू। तो शुक्रिया नीलम। इस सत्र में हम लोग चर्चा करते हैं। कृष्णपाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिव है अकाली दल के। कृष्णपाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज पंजाब के ट्राई सिटी ई अधिवेशन। कृष्णपाल जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, चूंकि कोरोना के अंदर निश्चित तौर पर चैलेंजेस बहुत थे, उस पर तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन चूंकि विपक्ष की भूमिका को लेकर के भी कई सवाल उठते रहे हैं, इसमें आप विपक्ष की भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं कोरोना काल के इस सेकेंड वेव के चैलेंज के दौरान? मैं चाहूंगा कि यहीं से शुरुआत हो। कृष्णपाल शर्मा जी। जहां तक विपक्ष की भूमिका का सवाल है, मैं समझता हूं कि विपक्ष तो अपनी भूमिका सही ढंग से निभाने की कोशिश कर ही रहा है, परंतु इस सारे सिस्टम में मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा फेलियर जो सरकार का इस बार हुआ है, ये इतना फेल साबित हुई है कि किसी भी मुद्दे पर कहीं भी हमें सक्सेसफुल नहीं होने लगा। हर तरीके से कहीं भी सैनिटाइजर देख लो, मेडिसिन देख लो, हॉस्पिटलाइजेशन देख लो, पहली बार हमने देखा है कि लोग हॉस्पिटल्स में एडमिशन के लिए तरसते रहे हैं, सिफारिशें लगवाते रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल में एडमिशन दिलवा दीजिए। और एक बड़े दुख का विषय ये है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्पेशली मैं आपको मोहाली के अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जिला मोहाली में जहां के हमारे जिसको हेल्थ मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं सरदार बलबीर सिंह जी सिद्धू, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है जिसके पास वेंटिलेटर हो। लोग वेंटिलेटरों के लिए सिफारिशें करवाते रहे हैं। एसएमओ ने, सीएमओ ने हमें मना किया है कि सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है। ये सरकार की आप समझते हो प्राप्ति है, अगर ये सरकार की प्राप्ति है तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा दुख का विषय कोई नहीं हो सकता। चाहिए ये था कि कम से कम हेल्थ मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट तो एक मॉडल बनता पूरे पंजाब में कि यहाँ कम से कम मरीजों को सहूलतें मिल रही हैं, परंतु हुआ ये है कि हमें अपने तौर पर, अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट मोहाली में, हमने अपने तौर पर सेंटर खोले, लोगों को राहत देने की कोशिश की, परंतु जो साधन सरकार के पास होते हैं उन साधनों का लोग इस्तेमाल नहीं कर सके, क्योंकि सरकार इस मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पे रही है। सरकार कोशिश पता नहीं कितने की है सरकार ने, परंतु इस कोशिश में सरकार कामयाब नहीं हो सकी है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि सरकार इस विषय में टोटली फेल साबित है। ठीक है, लेकिन कृष्णपाल जी, चूंकि अभी आपने ये कहा और आपने नाम भी लिया बलबीर सिंह सिद्धू का, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों के साथ वो इस ई अधिवेशन में जुड़े हुए थे, उन्होंने तो ये कहा, आप तो कह रहे हैं कि मोहाली के अंदर स्थितियां ऐसी थीं और विभिन्न परिस्थितियों के अंदर लोगों को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मोहाली का जो मॉडल है उसको चंडीगढ़ ने फॉलो किया, हरियाणा ने फॉलो किया। इसको कैसे देखें, क्या सिर्फ एक राजनीतिक बयान की तरह? क्या मोहाली का ये मॉडल है? क्या वो मुझे बता सकते हैं कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है? क्या किसी सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ना होना एक मॉडल है? क्या इस मॉडल को पूरे देश में लागू कर दिया जाए कि हमारे जिले में किसी हॉस्पिटल सरकारी के पास वेंटिलेटर नहीं है? मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल बताता हूं कि मैंने हेल्थ मिनिस्टर का मोहाली हल्का है जहां से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वहां के हॉस्पिटल में डॉक्टर चीमा है, वहां के एसएमओ, मैंने उनको रात को फोन किया कि डॉक्टर साहब बहुत सीरियस पेशेंट है, इसको वेंटिलेटर की जरूरत है। तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि सॉरी, हमारे पास शर्मा जी वेंटिलेटर नहीं है, इसको कहीं और भेजना पड़ेगा। और रात को 2 बजे मैं उसको अम्बाला में एडमिट करा के आया हूँ। क्या ये मॉडल है? क्या ये मॉडल है? हमने अपने तौर पर डेराबस्सी हल्के में मोहाली जिला जिसमें पड़ता है, जिसको हेल्थ मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं, उस जिले में हमने 2 कोविड सेंटर खोले, जिसमें हमने अपने तौर पर डॉक्टर्स मैनेज किए। 100 बेड का हॉस्पिटल एक बनाया, 100 का एक बनाया, 200 बेड का हॉस्पिटल हमने डेराबस्सी हल्के में बनवाए। उसमें डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस की टीम और समय सेवकों की टीम
जिन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के वहां सेवा की, उन लोगों ने कोऑपरेशन दिया। किसी ने वहां फूड दिया, किसी ने वहां पानी दिया, किसी ने वहां ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। एक खालसा एड सोसाइटी है, उसने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाए। देखो जो एनजीओज हैं उन्होंने अच्छा रोल किया, सबने मिलकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश की है। परंतु इस सब मामले में जिसकी जिम्मेवारी बनती है सरकार की, जिस सरकार को लोगों ने चुना होता है, जिस सरकार पे लोग डिपेंड करते हैं कि सरकार ने हमें सहूलतें दे दी, वो सरकार कहीं नजर नहीं आई। और खाली बयानबाजी करने से कि मोहाली के मॉडल को पूरे देश ने अडॉप्ट किया, जैसे मैंने पहले कहा कि क्या ये मॉडल है कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ना हो? और वेंटिलेटर ना हो की बात नहीं है, खाली वेंटिलेटर पड़े हैं स्टोरों में, उनका यूज नहीं कर पाए, क्या ये मॉडल है? क्या उन वेंटिलेटरों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे देने से मॉडल बन गया आपका? क्या उन वेंटिलेटर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल को देकर लोगों की लूट नहीं की गई? क्या उन लोगों ने लाखों रुपए लोगों से वसूल नहीं किए? ये कोरोना का पीरियड ऐसा था श्रीमान जी कि अटेंडेंट अपने पेशेंट के पास नहीं जा सकता था प्राइवेट हॉस्पिटल में, और 1-1 लाख रुपया रोज का बिल बना लोगों का। वो घर वाले तरसते थे हमें पेशेंट को मिलवाया जाए। और हॉस्पिटल में हाल ये था कि प्राइवेट हॉस्पिटल वो जाते थे, पैसा भी देते थे, अपने पेशेंट का हाल तक नहीं जान सकते थे। और कई केसों में तो ये भी हुआ है कि मृत शरीर को भी वेंटिलेटरों पे रखा है 2-2 दिन आपने बिल बनवाने के लिए। कहां तक इस सरकार के फेलियर मैं साबित करूं? आप ये बताइए, ऑक्सीजन के लिए जब लोग सिफारिशें करवाएं, अगर ऑक्सीजन के सिलेंडर अगर वो प्राइवेट को मिल सकते हैं, अगर वेंटिलेटर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो सकते हैं, क्या हम सरकारी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं करा सकते थे? और खासकर उस हल्के में, खासकर उस जिले में जहां हेल्थ मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हो, और आप फिर उसको अगर मॉडल कहें तो मैं समझता हूँ ऐसे मॉडल को बख्श दीजिए सरकार को। ऐसे मॉडल लोगों को नहीं चाहिए जहां लोगों की जान से खेला जाए खाली बयानबाजी करके। अब वैक्सीनेशन का हाल देख लीजिए, वैक्सीनेशन का क्या हाल है। आज वैक्सीनेशन के नाम पर राजनीति की जा रही है, वैक्सीनेशन कैंपों के नाम पर राजनीति की जा रही है। वैक्सीन पीछे कहा गया कि वैक्सीन की घाट है। जब एसजीपीसी वैक्सीन खरीद कर लोगों की लगा सकती है, क्या सरकार नहीं लगा सकती थी? क्या सरकार उस वैक्सीन को खरीद कर लोगों को उपलब्ध नहीं करा सकती? आज वैक्सीन के नाम पर हॉस्पिटल में भीड़ होती है, लोग सिफारिशें करवा रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए एक दूसरे को सिफारिश करवा दो कि यार वैक्सीन लगवानी है। इससे ज्यादा दुर्दशा और क्या हो सकती है? मैं समझता हूँ कि सरकार को, खासकर मैं इसको किसी क्रिटिसिज्म को किसी पार्टी का इशू नहीं बनाना चाहता। जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम हेल्थ और एजुकेशन दोनों पर काम करना बहुत जरूरी है। और इस कोरोना ने साबित कर दिया है कि हम किसी भी महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। अगर ये तैयार कहते हैं तो उन लोगों से पूछ लीजिए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य अटवाए हैं, जिन्होंने उनको तड़पते देखा है, जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी के कारण मरते देखा है, जिनको वेंटिलेटर की कमी के कारण अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार सदस्यों को मरते देखा तड़प कर, उन लोगों से पूछ लीजिए कि क्या ये पंजाब का मॉडल है? क्या इस मॉडल को हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं? चाहिए तो ये था कि सरकार ये मान लेती कि हम इस विषय पर कामयाब नहीं हो सके, हम इस विषय पर फेल साबित हुए हैं और एनजीओज की वजह से लोग बचे हैं, हम इसको इम्प्रूव करेंगे, हम सबको साथ लेंगे, हम पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सब लोगों को साथ लेकर, ये कमी है, ये सिस्टम की कमी है कि हम लोगों को इलाज नहीं उपलब्ध करवा सके। इसमें चाहिए ये कि सरकार सबको साथ ले ले और ये मान ले कि हम कहीं ना कहीं फेल हुए हैं और हम आगे के लिए कोशिश करें, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है, ये विषय लोगों की जान के संबंधित है, ये विषय लोगों की सेहत से संबंधित है। इस विषय पर मैं समझता हूं कि सबको साथ लेकर सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि पहले आज जिस विषय पर लोगों नहीं को बिल्कुल, लेकिन कृष्णपाल जी, चूंकि आपने कहा कि ये विषय राजनीति का नहीं और सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तो इसी पर जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि विपक्ष की जो भूमिका है, खासतौर से जो सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए या जिस पॉजिटिव वे में चीजों को बताया जाना चाहिए वो नहीं, केवल इस पर शुद्ध विशुद्ध राजनीति की गई है।
क्या सिर्फ पॉलिटिक्स की है विपक्ष ने? अगर कोई बात आप लोगों ने सत्ता पक्ष को बताई है, इसको कैसे देखें? क्योंकि आप तो कहने सबको साथ लेना चाहिए था, इस पर किसी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, तो फिर किसने राजनीति की है? पहले ही बताइए कि वेंटिलेटर हॉस्पिटल्स में क्या विपक्ष ने देने थे? क्या बेड्स हॉस्पिटल में विपक्ष ने प्रोवाइड कराने थे? क्या ऑक्सीजन विपक्ष ने प्रोवाइड करानी थी? अगर विपक्ष ने ये मांग कर दी कि लोगों की सेहत ठीक रखने के लिए इंतजाम कीजिए, अगर इसको आप राजनीति कहते हो तो हम ऐसी राजनीति करेंगे। अगर लोगों की जान बचाने के लिए आवाज उठाना राजनीति है, अगर ये उसको राजनीति समझते हैं तो हम ऐसी राजनीति करेंगे। ये बताइए कि विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष लोगों की आवाज ना उठाए, विपक्ष ये ना कहे कि लोग मर रहे हैं तड़प कर, विपक्ष ये ना कहे कि ऑक्सीजन की कमी है, विपक्ष ये ना कहे कि वेंटिलेटर की कमी है। ये राजनीति है। राजनीति तो तब होती अगर आपने वेंटिलेटर उपलब्ध कराए होते, राजनीति तब होती अगर आपने वेंटिलेटर उपलब्ध कराए होते, ऑक्सीजन प्रोवाइड की होती, लोगों को बेड्स मिले होते, लोगों को सही समय पर इलाज हुआ होता, और हम कहते कि आपने किया नहीं। अगर उसको सच कह रहे हैं, अगर क्या हेल्थ मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि उनके किसी भी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर है? क्या हेल्थ मिनिस्टर ये क्लेम कर सकते हैं कि उनके अपने हलके में किसी हॉस्पिटल में सरकारी में वेंटिलेटर है? अगर ये पूछना राजनीति है तो मैं समझता हूं कि ऐसी राजनीति खाली राजनीतिक पार्टियों को नहीं, आम लोगों को भी करनी चाहिए। ये आवाज कब उठेगी कि हमारी प्रायोरिटी हेल्थ और एजुकेशन हो? ये आवाज कब उठेगी कि लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए? आप लोग हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आप लोग सबसे पहले मैं समझता हूं कि प्रायोरिटी होनी चाहिए हेल्थ। अगर आप जिंदा नहीं बचोगे तो आपको बाकी चीजों से कोई वास्ता नहीं है। सबसे पहले लोगों की हेल्थ जरूरी है, और लोगों की हेल्थ के साथ अगर किसी सरकार ने खिलवाड़ किया तो मैं समझता हूँ इस सरकार ने खिलवाड़ किया। और जब विपक्ष आवाज उठाते हैं, जब हम डिमांड करते हैं कि बेड्स प्रोवाइड करो, वो कहते हैं आप राजनीति कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, ये कहते हैं राजनीति हो रही है। जब हम कहते हैं वेंटिलेटर दो, तब ये कहते हैं राजनीति हो रही है। और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ जी जी कि अगर साफ नियत हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेराबस्सी हलके में 2.25 लाख के करीब वोट है, और मेरा ख्याल है 4 लाख के करीब आबादी होगी, 4-4.5 लाख आबादी होगी। हमने 2 हॉस्पिटल खुद एनजीओ की मदद से, लोगों की मदद से तैयार किए, उनमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, उनमें लोगों की सेवा की, लोगों को फ्री दवाइयां दी, लोगों को वहां रहने के लिए जगह दी, उनको डाइट दी। अगर हम लोग ये काम कर सकते हैं तो सरकार ये काम क्यों नहीं कर सकी? इस बात का जवाब लोग सरकार से चाहते हैं, और जब लोग सरकार से सवाल करते हैं तब ये नहीं, बिल्कुल कृष्णपाल जी, चूंकि आप डेराबस्सी का आपने जिक्र किया और उसी इलाके से आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूं। ठीक है, आरोप तो लगते रहेंगे, राजनीति का ये एक अंग है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे और इसी से जो बेहतर चीजें हैं वो भी बाहर आती हैं। लेकिन मुझे बताइए, एक तो डेराबस्सी का चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं, जहां तक मेरी जानकारी है ये मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, अगर उस लिहाज से मैं इसको देखूं, वहां पर आप लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? और चूंकि रिप्रेजेंटेटिव आप लोग हैं, तो फिर वहां पर आप लोगों ने कैसे अपनी भूमिका को निभाया, कैसे लोगों तक आपने अपने पर्सनल लेवल पर मदद पहुंचाई? अगर इस विषय को आप बता पाएं कृष्णपाल जी। हाँ जी, उस चैलेंज के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जब हमने लोगों को ये देखा, जब लोग हमारे पास इन सिफारिशों लेकर आए कि हमें हॉस्पिटल में बेड दिलवा दीजिए, आप उस पोजीशन समझिए, जब एक बाप एक बेटे के लिए तड़प कर ये फोन करे रात को 11 बजे कि मेरा बेटा सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसको वेंटिलेटर की जरूरत है, और हम वेंटिलेटर उपलब्ध न करवा सके, तो हमें हमारी हालत क्या होती होगी? क्या हम सो सकते हैं उस हालत में? हमने ये फैसला किया, हमारे जो इस हलके को रिप्रेजेंट करते हैं श्री एन.के. शर्मा जी, उन्होंने फैसला किया हम लोगों की सरकार पे डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार नाकाम साबित हुई है। हमने अपने तौर पर लोगों को इकट्ठा किया, उनसे सलाह की, हमने बेड्स प्रोवाइड किए। हमने 100 बेड के 2 हॉस्पिटल्स डेराबस्सी हलके में तैयार किए, जिनको हमने आइसोलेशन सेंटर का नाम दिया। उसमें हमने बेड के अलावा डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस की टीम प्रोवाइड की। और एक दुख का विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब कहते हैं इसमें हमने कैसे किया, हमने रुकावट क्या ये मैं आप समझ लो मेरे से। हम एनजीओ की मदद से हमने वो हॉस्पिटल चलाए। हमने सरकार से सिर्फ एक मांग की कि श्रीमान जी कृपा कर दो, एक सरकारी डॉक्टर की विजिट हर रोज हमारे हॉस्पिटल में करवा दो। उस डॉक्टर की हॉस्पिटल में विजिट नहीं हुई। हमने बार बार लिखकर भी कहा, जुबानी भी कहा, रिक्वेस्ट भी की, मिले भी,
कि कम से कम एक सरकारी डॉक्टर की विजिट करा दो, क्योंकि हमारे लिए बड़ा रिस्क था, हमने जो ये कदम उठाया था। हम डर रहे थे क्योंकि इससे कई बार क्या होता है, कोई अनहोनी हो जाए, किसी पेशेंट की डेथ हो जाए, वो हमारे लिए इशू बन सकता था। हम ये चाहते थे, पहले तो हमने सरकार से सबसे पहले डिमांड की कि हम यहाँ हॉस्पिटल में आइसोलेशन सेंटर हम अपने तौर पे चलाना चाहते हैं, इसको कृपया परमिट कर दीजिए। वो परमिशन नहीं दी गई, 2 महीने निकाल दिए गए। ऑफिसर्स की मिन्नतें करते रहे हम कि आप लोग नहीं कर सकते, हमें करने दे दीजिए आप। हमने हॉस्पिटल शुरू कर दिए हैं, हमने ऑक्सीजन खालसा एड की मदद से हमने यहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया। हम परमाणु तक जाके सिलेंडर लेके आते रहे हैं, हमने लोगों को डाइट दी, हमने लोगों को फ्रूट्स दिए, हमने लोगों का इलाज किया, डॉक्टर प्रोवाइड की, नर्सेस प्रोवाइड की। सरकार को परमिशन देने में भी दिक्कत आई। अब आप इसको राजनीति कहोगे। उसके बाद हमने कहा कि आप लोग एक डॉक्टर भेज दीजिए कृपा करके हर रोज, हमारी कुछ जिम्मेवारी कम हो जाती अगर सरकारी डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल को विजिट कर लेता। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी बार बार मिन्नत करने के बावजूद उन लोगों ने डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवाया हमें, जो हमारे आइसोलेशन सेंटर में विजिट कर सके। ये राजनीति किसने की है, आप मुझे बता दीजिए। उसके बाद सरकार ने 20 लाख रुपए का बजट जीरकपुर में रखा कि हम आइसोलेशन सेंटर खोलेंगे जी। उसमें कितने मरीज दाखिल हुए? उसमें कोई मरीज दाखिल नहीं हुआ क्या? उस 20 लाख के होर्डिंग लगा दिए गए बड़े बड़े। जिस पैसे से ऑक्सीजन आनी चाहिए थी, उस पैसे से बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर उस पर लोगों का पैसा वेस्ट किया गया। अगर हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके आइसोलेशन सेंटर चला सकते हैं, अगर हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके ऑक्सीजन उपलब्ध करवा सकते हैं, अगर हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके लोगों को बेड उपलब्ध करवा सकते हैं, अगर हम लोगों से पैसा इकट्ठा करके मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध करवा सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं करवा सकी? सरकार ने 20 लाख रुपए इस बात पर खर्चे, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च सकते हैं कि हमने आइसोलेशन सेंटर खोल दिया। उस आइसोलेशन सेंटर में कहां पेशेंट गए? ये राजनीति मैं समझता हूं। देखिए, मैं इसको किसी राजनीति में नहीं उलझाना नहीं, बिल्कुल कृष्णपाल जी, देखिए निश्चित तौर पर आप लोगों की जो भूमिका है, जैसा आप बता रहे हैं, इस तरीके की अगर आप लोगों ने वहां पर व्यवस्थाएं की हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, चूंकि विषम परिस्थितियों में मदद पहुंचनी चाहिए, यही फोकस सबका होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ कृष्णपाल जी, एक सवाल मैं और जोड़ूंगा। लगातार चूंकि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो तमाम जो प्रतिनिधि भी अभी तक जुड़े हम लोगों के साथ, उनकी तरफ से भी यही सवाल हम लोगों ने जब पूछा तो जवाब आया कि हम थर्ड वेव को लेकर के पूरी तरह से तैयार हैं। मोहाली या उसके आसपास के इलाकों का अगर मैं जिक्र करना चाहूं, क्योंकि अभी भी प्रिडिक्शंस हैं, लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, सरकार कह रही है कि उसकी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि थर्ड वेव से निपटने के जो चैलेंजेस हैं, उन सभी मोर्चों पर सही तरीके से तैयारियां वहां पर नजर आ रही? कैसे देख रहे हैं इसको कृष्णपाल शर्मा जी? मैं ये समझता हूं कि सरकार को ये चाहिए कि थर्ड वेव जो आने वाली है उसके लिए कृपा करे। अगर कहीं ऑपोजिशन की जरूरत है, उनको साथ ले, कमेटियां बना ले, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करे, उस थर्ड वेव के लिए तैयार हो जाएं। इन 2 वेव्स ने लोगों को तोड़ कर रख दिया है, फिजिकली भी तोड़ कर रख दिया है, पारिवारिक तौर पर भी तोड़ कर रख दिया है, कारोबारी तौर पर भी तोड़ कर रख दिया है, आर्थिक रूप में भी तोड़ कर रख दिया है। मैं समझता हूं कि हिस्ट्री में पहली बार लोगों का नुकसान हो रहा है। सरकार अगर थर्ड वेव के लिए तैयार होना चाहती है, सही मायनों में उसको राजनीतिक बयानबाजी बंद करनी पड़ेगी। उसको खाली डेटास देके आप, खाली फिगर्स कोट करके आप लोगों को सुविधा नहीं दे सकते। आपको सही मायने में तैयारी करनी पड़ेगी, आपको लोगों को साथ लेना पड़ेगा। आप एनजीओ की मदद ले सकते हैं, आप ऑपोजिशन की मदद ले सकते हैं। आपको सही मायनों में, मैं तो ये समझता था कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका हमारा जिला है, वो अच्छी यहाँ सुविधा उपलब्ध करें, जैसा मेरे से पहले, क्योंकि मैंने उस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया जो जिसमें सरकार का पक्ष रखा गया, परंतु मैं समझता हूं कि मेरे सवालों का जवाब अगर हेल्थ मिनिस्टर साहब दे सके कि कम से कम अपने जिले को मॉडल बना देते। हेल्थ मिनिस्टर हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल बना देते, यहाँ वेंटिलेटर उपलब्ध करा देते, यहाँ बेड्स उपलब्ध करा देते, यहाँ प्राइवेट लोग तैयार है सेवा करने के लिए, खाली नियत चाहिए। अगर हम डेराबस्सी हल्के में 2 हॉस्पिटल तैयार कर सकते हैं, आरजी तौर पर हमने 2 हॉस्पिटल तैयार किए, हमने वहां मेडिकल, फूड, हर चीज प्रोवाइड की, तो क्या सरकार ये काम नहीं कर सकती? सरकार के लिए तो ये काम बहुत आसान है, हमारे लिए मुश्किल हो सकता है,
क्योंकि हमें तो डॉक्टर की परमिशन भी नहीं मिली कि विजिट कर दे, हमें तो परमिशन देने के लिए भी महीने लग गए। सरकार के लिए काम आसान है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करे। सरकार इस मसले को सीरियसली ले, थर्ड वेव के लिए एनजीओ को साथ ले लें और कम से कम जिस भी हॉस्पिटल में एक ऑफिसर को डेप्यूट कर दे कि ये लोगों के साथ तालमेल करेगा ऑफिसर। कोई हॉस्पिटल में अगर पेशेंट चला जाता है, दुख का विषय यह है कि उसको कोई बताने वाला नहीं है, उसको कोई इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है, पेशेंट्स का कोऑर्डिनेशन नहीं है अटेंडेंट्स के साथ, परिवार के साथ। आज हालात ये है कि लोग तड़प रहे हैं। मैंने आपको पर्सनल एग्जांपल बताई है। मेरे पास रात को 11 बजे फोन आता है कि मेरा बेटा बीमार है, उसको सांस नहीं आ रहा, मैं कहां लेके जाऊं? और मैं एसएमओ को फोन करता हूं, जिस जिले का हेल्थ मिनिस्टर हो, मैं उस जिले के एसएमओ को फोन करता हूं कि डॉक्टर साहब कृपा कर दीजिए, बच्चे की जान को खतरा है। डॉक्टर साहब कहते हैं सॉरी शर्मा जी, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। उस समय मेरी क्या हालत हुई होगी, उस बाप की तो मैं हालत बयान नहीं कर सकता। जिस बाप के हाथ में बेटा हो, मेरे को कम से कम शरत नहीं आई कि हम हमारे लोगों को हम बचा नहीं सक रहे हैं, हम उन लोगों को हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए शर्म की बात है। परंतु मैं रिक्वेस्ट ये करता हूं कि हेल्थ मिनिस्टर को कम से कम ये चाहिए कि सबको साथ ले ले, एनजीओ को साथ ले लो। आप उनकी लोग मदद करने के लिए आपकी तैयार है सिर्फ, लेकिन हालात आज ये हैं कि कोरोना से कैसे लड़ा जाए, इस विषय पर बात नहीं हो रही। आज बात किस विषय पर हो रही है कि सरकार कैसे बचाई जाए, किस एमएलए को कैसे एडजस्ट किया जाए, किसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी देनी है। लोग लीडर दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं और दिल्ली में लड़ाई ये हो रही है कि कुर्सी किसको दी जाएगी और किस एमएलए को कैसे बचा के रखना है ताकि वो दूसरे ग्रुप में ना चला जाए। आज नहीं, बिल्कुल। देखिए कृष्णपाल शर्मा जी, देखिए राजनीति का एक स्वरूप ये भी है और राजनीति इन विषयों को लेकर के भी होती रहती है, वो आगे भी इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। लेकिन मैं ये थोड़ा सा आपसे जरूर और जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने ये अधिवेशन करने का मकसद ही सिर्फ इसलिए है कि जो बातें विपक्ष रखना चाह रहा है वो भी रख सके और सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो बातें हैं वो भी आ जाएं और खासतौर से ट्राई सिटी की जो तमाम समस्याएं हैं उस पर खुलकर चर्चा हो जाए। आपने चूंकि मोहाली का जिक्र किया और मोहाली को लेकर के आपने बताया कि बहुत सारे चैलेंजेस वहां पर हैं, तो आज आप इस ई अधिवेशन के माध्यम से क्या चाहते हैं? आपकी क्या मांग है या आपके क्या सुझाव हैं? अगर आप बता पाएं तो मुझे लगता है कि वो आवाज वहां तक पहुंचेगी। कृष्णपाल जी, हमारा सुझाव ये है कि हेल्थ मिनिस्टर कम से कम कमेटीज बना दो। आप डीसी लेवल पर कमेटीज बन सकती हैं, उसमें ऑपोजिशन जिनको ये लोगों के कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को मेंबर बना लीजिए आप कमेटी। उन लोगों से कमेटी के, देखिए हर हल्के की डिफरेंट सिचुएशन होती है, किसी हल्के में हॉस्पिटल है, किसी में नहीं है, किसी को हॉस्पिटल में 100 किलोमीटर तक भी जाना पड़ता है, किसी को 10 किलोमीटर तक भी जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि कम से कम डीसी और या एसडीएम लेवल पर बना सकते हो आप लोग, सरकार कमेटी बनाए, उन पार्टीज को रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ ले, उनमें एनजीओ को शामिल कर ले, एक 5 मेंबर 10 मेंबर की कमेटी बना दे सरकार, और सरकार ये बता दे कि हमारे पास ये है, हम ये कर सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते उससे हम लोगों से मदद ले सकते हैं, एनजीओ से मदद ले सकते हैं। लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अब कोरोना पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था, मैंने अपने हल्के में, मैंने अपने डेरा बस्ती में, हमने हर जगह लंगर लगाए। जब लंगर बंद हो गए तो हमने लोगों के घरों में पैकेट्स पहुंचाए ताकि कोई भूखा ना सोच के। हमने कोशिश की है कि हम 1000 लंगर हर रोज एक गांव में मुबारकपुर से जाता था, हर रोज लोगों के घरों में पैकेट सब्जी रोटी बन के जाती थी। वो जाती तब थी अगर एनजीओ को आपने मदद करने के लिए ओपन रखा है। सरकार को ही चाहिए कि कमेटीज बना के जहां फूड की जरूरत है वहां फूड प्रोवाइड करे, जहां दवाई की जरूरत है वहां दवाई प्रोवाइड करे, जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। उसकी देखरेख के लिए सरकार एक कमेटी बना दे, उस कमेटी को ये ऑथराइज कर दे कि वो अपने हल्के में देखे किस चीज की क्या कमी है और वो हेल्थ मिनिस्टर जी के ध्यान में ले आए। अगर हेल्थ मिनिस्टर उन चीजों को कर सकते हैं, नहीं तो और किसी की मदद ले लें हम। अगर सरकार के जिस विषय पर हाथ खड़े हैं, सरकार ये कहती है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है और एनजीओ कहते हैं हम ऑक्सीजन प्रोवाइड। जैसे मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, अब सरकार ने पीछे कहा कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। सरकार ने कोशिश की, पता चला है कि सरकार ने कोशिश, सरकार को नहीं मिली। एसजीपीसी ने वही वैक्सीन खरीद कर आज कैंप शुरू कर दिया है।
अगर एसजीपीसी की मदद से लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सकता है तो मैं समझता हूं इसमें बुराई क्या है। आप नहीं, बिल्कुल कृष्णपाल शर्मा जी, निश्चित तौर पर आपने जो सुझाव रखे हैं या फिर आप जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, और ये मंच भी इसीलिए हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया है कि ये बात वहां तक पहुंचे और निश्चित तौर पर इसका भी जो समाधान है वो आने वाले भविष्य में निकलेगा। बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस ई अधिवेशन का हिस्सा बनने के लिए। तो आप कृष्णपाल शर्मा जी को अभी सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी बताया गया, चूंकि विपक्ष के नाते उन्होंने ये बताया कि सरकार को इस समय विपक्ष की बात को भी सुनना चाहिए, तभी आने वाली जो चुनौती है उससे निपटा जा सकता है। इंडिया न्यूज पंजाब पर यह अधिवेशन लगातार जारी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।